Hello to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 28 July of 2020 and it's a Tuesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि आज क्या कहते हैं। आज हम लोग क्या कहते हैं आंसर राइटिंग आज से चालू करेंगे। तो क्या कहते हैं एक क्वेश्चन देंगे, आप उसका जवाब क्या कहते हैं शाम तक दे सकते हैं। 10 बजे तक आप आंसर कहते हैं उसे एक क्या कहते हैं नंबर दे देंगे। उसमें आप अपना आंसर कहते हैं फ़ोटो खींच के कॉपी में लिख के आप उसे उसमें सेंड कर सकते हैं। एक बेस्ट आंसर क्या कहते हैं हम लोग अपने चैनल में लगाएंगे और बाकी आप उससे मैच कर सकते हैं आंसर को। क्या कहते हैं क्या क्या कहाँ पे पॉइंट मिस हैं आपके। चलिए क्या कहते हैं आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस एक्ट के द्वारा लाया गया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो किस एक्ट के द्वारा लाया गया था, ये आपको बताना है। किस ईयर में कौन सा एक्ट था उसके द्वारा लाया गया था, कौन सा एक्ट है। दूसरा क्वेश्चन आता है, नागपुर जो जगह है वो किस रिवर के नाम पर दी गई है। नागपुर जो जगह है वो कहते हैं किस रिवर के नाम पे दी गई है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, इंडिया अनमेड जो बुक है, इंडिया अनमेड जो बुक है उसके ऑथर कौन है, आपको बताना है, ऑथर का नाम बताना है। इन तीनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए आज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए आज के एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ जो देखेंगे वो है, पहली न्यूज़ आती है, राजस्थान गवर्नर गिव्स नॉट टू हाउस सेशन बट विद राइडर्स। की कहते हैं राजस्थान गवर्नर ने हामी भर दिया हाउस सेशंस के लिए। कि कहते हैं हाउस सेशन हो सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको 21 दिन का पहले नोटिस देना होगा। हाउस सेशन करवाने से पहले 21 दिन का नोटिस पहले देना होगा, उसके बाद आप करा सकते हैं। और गवर्नर ने ये भी कहा, राजस्थान गवर्नर ने, कि एक आपको नया फ्रेश कैबिनेट प्रपोजल लाना होगा, कि एक नया कैबिनेट कहते हैं आपको बनाना होगा, पुराना वाला नहीं। अगर जब आपको फ्लोर टेस्ट कराना हो कैब सेशन में तो क्या कहते हैं आप 21 दिन पहले नोटिस दे दीजिएगा, उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट आप करा सकते हैं, ऐसा क्या कहते हैं गवर्नर ने कहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं फ्लोर टेस्ट क्या होता है। फ्लोर टेस्ट आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, ये डिस्क्रिप्शन पर दी लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्लोर टेस्ट या ट्रस्ट वोट कुछ भी आप कहिए इसे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जो गवर्नमेंट को बताता है कि कहते हैं उसका सपोर्ट कितना है। उसका सपोर्ट लेजिस्लेटर में दिखाता है कि जो गवर्नमेंट इन पावर है उसका सपोर्ट कितना है। ये होता कैसे, हाउ इट टेक्स प्लेस, कि एक वोटिंग प्रोसेस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट का हो एक जब मेजोरिटी दिखाना हो, या लोकसभा में जब सेंट्रल लेवल पे मेजोरिटी आपको दिखानी हो, तो ये होता है। इसमें क्या कहते हैं, इसमें गवर्नमेंट जो होती है वो अपनी मेजोरिटी दिखाती है। अगर कोई गवर्नमेंट की मेजोरिटी को क्वेश्चन करता है, द लीडर ऑफ द पार्टी क्लेमिंग मेजोरिटी हैज़ टू मूव अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो कहते हैं क्लेम करता है मेजोरिटी, जो लीडर होता है उस पार्टी का, उसे एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। इसमें अगर कुछ एमएलए एब्सेंट होते हैं या वोटिंग नहीं करते हैं तो उनका वोट काउंट नहीं होता। जो लोग सिर्फ प्रेजेंट हैं उन्हीं लोगों का वोट क्या कहते हैं वोट काउंट होता है। दिस इफेक्टिवली रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एंड इन टर्न ब्रिंग्स डाउन द मेजोरिटी मार्क। कि अगर ऐसा होता है कोई एब्सेंट है या वोटिंग नहीं कर रहा है तो उसके कारण स्ट्रेंथ भी कहते हैं, जो वोटिंग का स्ट्रेंथ होता है वो भी कम होता है और जो मेजोरिटी मार्क होता है वो भी डाउन होने के चांसेस होते हैं। इसकी जो वोटिंग होती है ट्रस्ट वोट या क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं वो ये होती है ओरली या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या बैलेट प्रोसेस से होती है। द गवर्नर कैन ऑल्सो आस्क चीफ मिनिस्टर टू प्रूव हिज और मेजोरिटी इन द हाउस इफ द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कम्स इनटू क्वेश्चन। ये गवर्नर भी चीफ मिनिस्टर से उनकी मेजोरिटी के लिए पूछ सकता है कि आप अपनी मेजोरिटी दिखाइए, कि हाउस में आपकी मेजोरिटी है कि नहीं, कि आप ऐसे ही गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो इसके लिए भी पूछा जा सकता है। अगर उस स्टेट की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी डाउन हो रही हो, कि वहाँ की कुछ दिक्कतें हो रही हो गवर्नमेंट चलाने में, तो उस वक्त भी ऐसा कहते गवर्नर पूछ सकता है सीएम से। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, सुप्रीम कोर्ट गिव्स यूजीसी 40 आवर्स टू रिप्लाई टू प्लीज ऑन एग्जाम्स। की क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा है, कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से, कि वो उसके पास 44 की जो 48 घंटे कि वो जो प्लीज़ इतनी सारी पिटीशन फाइल हुई है यूजीसी के खिलाफ की सुप्रीम कोर्ट में, कि वो लोग फाइनली एग्ज़ाम को कैंसिल कर दें। क्योंकि जैसे हम देख ही रहे हैं कि कोविड-19 कितना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, तो उसी के बारे में ये न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट दें कि ये एग्ज़ाम क्यों होने चाहिए, क्यों ज़्यादा ज़रूरी है ये फाइनल एग्ज़ाम, किसी की लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं। तो क्या कहते हैं उसी में 48 घंटे दिए गए यूजीसी को कि वो अपना रिस्पॉन्ड करे इस पिटीशंस पे जो फाइल की गई हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। चलिए इस पे इम्पोर्टेंट आता है यूजीसी, हम लोग यूजीसी को देख लेते हैं। यूजीसी इम्पोर्टेंट आता है, यूजीसी को अलग से देख लेते हैं। चलिए
यूजीसी एक स्टैचुटरी बॉडी है जो बनी थी 1956 में। ये कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ हायर एजुकेशन को देखती है। इसे पहले 1946 में बनाया गया था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से, जो 3 यूनिवर्सिटी को देखती थी, अलीगढ़, बनारस, दिल्ली। फिर 1947 में इसमें और भी जो बाकी यूनिवर्सिटी थी उसको एक कमेटी बना के जोड़ दिया गया, इसी में कहते हैं यूजीसी में जोड़ दिया गया था। ये पहले इसका नाम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था, जो कहते हैं 1948 में इस्टेब्लिश की गई थी। लेकिन उसके बाद एक कमेटी फॉर्म की गई एस राधाकृष्णन के कहते हैं चेयरमैनशिप में, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था यूके का, उसके तर्ज पे बनाने की इंडिया की यूजीसी को कहा गया, तो उसके तर्ज पे बना और क्या कहते हैं इसे इस्टेब्लिश किया गया नए यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को, नवंबर 1956 में। एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में और ये स्टैचुटरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बन गया। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कि ये रिकॉग्निशन देता है यूनिवर्सिटी जो इंडिया की है, ये ग्रांट प्रोवाइड करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को, स्कॉलरशिप जो ज़रूरतमंद बेनिफिशरीज हैं उनको, रेगुलेशन देखता है कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज, उस पर भी ध्यान देता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, ओवर 50% डॉक्टर पोस्ट लाइंग वेकेंट इन उड़ीसा रिवील्स आरटीआई। कहते हैं कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने क्या कहते हैं प्रदीप प्रधान, उन्होंने क्या कहते हैं एक आरटीआई फाइल की थी कि उसमें पता करने के लिए कि कितने डॉक्टर प्रेजेंट है उड़ीसा में। तो ऐसा पाया गया सिर्फ 50% डॉक्टर उड़ीसा में प्रेजेंट है और 50% सीट्स अभी वेकेंट है, कहते हैं डॉक्टर्स की पोस्ट वहाँ पे वेकेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट आता है आरटीआई, हम आरटीआई को अलग से देखते हैं। क्या कहते हैं इसमें इस पूरी न्यूज़ में सिर्फ यही दिया गया है कि वहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, इस पैंडेमिक के बाद भी वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत कम मिले हैं और क्या कहते हैं वहाँ पोस्ट इतनी वेकेंट है कि अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है तो वहाँ पे दिक्कतें बढ़ने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए इस पर हम लोग आरटीआई अलग से देखते हैं। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद प्रेसिडेंट एसेंट डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ड्यू टू सर्टेन कंट्रोवर्शियल प्रोविजन इन द अमेंडमेंट, कि प्रेसिडेंट का एसेंट भी चाहिए होता है अगर कोई प्रोटेस्ट होता है किसी भी कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस के नाम पे अमेंडेड एक्ट में होता है, तो उसके लिए प्रेसिडेंट का एसेंट होना जरूरी है। ये क्या कहते हैं गिविंग सच पावर टू द सेंटर अंडरमाइंस द फंडामेंटल पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कि द गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने के लिए, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की आम इंसान भी देख सकेगी, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंट हो रह सके गवर्नमेंट, तो ये भी इसलिए ज़रूरी है आरटीआई। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द सक्सेसफुल लॉज इन द कंट्री, इसे वन ऑफ द सक्सेसफुल लॉज ऑफ द कंट्री माना जा सकता है। इट इज़ अ ऑर्डिनरी लॉ दैट गिव्स ऑर्डिनरी सिटीजन द राइट टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, कि किसी भी आम इंसान को क्या कहते हैं पावर देती है कि वो किसी भी गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सके कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इट डिक्टेट्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टाइमली रिस्पॉन्स टू द सिटीजन, की एक टाइमली रिस्पॉन्स सिटीजन को प्रोवाइड करने के लिए भी ये बताता है। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट नियरली 60 lakh applications were filed every year. It was used by both citizen and the media. सिटीजन और मीडिया दोनों से यूज़ करते हैं आरटीआई को, और लगभग पिछले साल क्या कहते हैं हर साल लगभग 60 लाख एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं। अंडर आरटीआई एक्ट 2005 का जो है पब्लिक अथॉरिटी वर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, कि पब्लिक अथॉरिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कि वो हर एस्पेक्ट में अपने स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंट रहे और लोग उस पर क्या कहते हैं क्वेश्चन करें तो उस पर जवाब दे सके, तो ऐसा पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए। चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। पहला एडिटोरियल आता है इन वर्ड रिवर्स केयर, कि द ड्राफ्ट ईआई नोटिफिकेशन नीड्स वाइडर कंसल्टेशन एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस, कि जो ईआई नोटिफिकेशन आया है उसमें कई ज़्यादा कंसल्टेशन और प्रोग्रेसिव चेंजेस की ज़रूरत है, ऐसा इसमें कहा गया है। कि कहते हैं इसमें इंपॉर्टेंट आता है ईआईए, जो ईआईए नोटिफिकेशन एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इम्पॉर्टेंट है इसमें। इस एडिटोरियल में बताया गया कि द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज़ बीन इन द स्पॉटलाइट ऑन मोर देन वन ओकेजन ड्यूरिंग द पेंडेमिक, कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इस पेंडेमिक समय में बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में रही है, हर काम के लिए हर कोई ओकेजन में बहुत ज़्यादा रही है। इसमें भी कहा गया इन अप्रैल एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर यूज्ड अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस टू इंश्योर that National Board for Wildlife Standing Committee stamped its approval on several projects। क्या कहते हैं कि जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी उससे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और उस पर उसको स्टैम्प करना है, ऐसा उसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ये
जो ये ड्राफ्ट हुआ है नया EI नोटिफिकेशन जो आया 2020 का, वो 2006 वाले को रिप्लेस करेगा। EI नोटिफिकेशन और 2006 को रिप्लेस करेगा। इसमें इंपॉर्टेंट है EI है, उसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। EI एक फॉर्मल प्रोसेस होता है यूज टू प्रेडिक्ट द इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। EI देखता है कि कोई भी इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्या होगा और उसे कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उस पर ये ध्यान देता है। Environment Impact Assessment is statutory backed by the Environment Protection Act 1986। एक स्टैचुरी बॉडी है जो इसको बैक मिलता है, वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा मिलता है। इसके अंदर कई प्रोविजंस आते हैं, कहते हैं EIA मेथोलॉजी और प्रोसेस के, क्या कहते हैं, इस EIA लुक्स इनटू वेरियस प्रॉब्लम, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हो या नेचुरल रिसोर्सेज की प्रॉब्लम हो, इन्वायरमेंट डैमेज की, तो उस पर ये डैमेज देखता है। ये भी देखता है कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो कैसे हार्म कर रहा है पीपल को, लैंड को, लिवलीहुड से एनवायरनमेंट को कैसे हार्म कर रहे हैं हम, और उसका क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हो सकता है, उस पर ये ध्यान देता है। और ये भी देखता है कि उसको मिनिमाइज़ करने के लिए क्या हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में भी ये देखता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। EIA का प्रोसेस क्या होता है, EIA का प्रोसेस देख लेते हैं। कहते हैं EIA का प्रोसेस होता है, ये कई स्टेप में होता है। कि पहले स्क्रीनिंग होती है, कि पहले स्क्रीनिंग फिर स्कूपिंग, उसके बाद कलेक्शन ऑफ बेसलाइन डाटा होता है, कि बेसलाइन डाटा जो इन्वायरमेंटल स्टेटस होता है उस एरिया का, उसके बारे में देखा जाता है। फिर इम्पैक्ट प्रेडिक्शन देखा जाता है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन। फिर मिटिगेशन एमर्स मेजर्स या EIA रिपोर्ट बनाई जाती है, कि देखा जाता है क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं और उसके ऊपर EIA रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर लोगों से भी पूछा जाता है पब्लिक हियरिंग की, उस प्रोजेक्ट के कारण क्या दिक्कतें हो रही लोगों को और कंप्लीशन में क्या दिक्कतें हो सकती है, ऐसा भी पूछा जाता है। फिर डिसीजन मेकिंग होती है। फिर मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान होता है, मॉनिटर किया जाता है उस एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान को। फिर असेसमेंट होता है, अल्टरनेटिव डिक्लिनेशन कहते हैं इन सब का, क्या कहते हैं, असेसमेंट होता है, असेसमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। और क्या कहते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, रिस्क असेसमेंट देखा जाता है कि उसका रिस्क असेसमेंट क्या है। रिस्क असेसमेंट उस प्रोजेक्ट के कारण क्या हो सकता है। इन्वेंट्री एनालिसिस हजार्ड प्रोबेबिलिटी इंडेक्स ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ EIA प्रोसीजर्स, की ये भी एक EIA का प्रोसीजर ही होता है कि रिस्क असेसमेंट की रिस्क की चांसेस क्या बनाना। इसके इंपॉर्टेंस क्या है EI के, ये लिंक्स करता है इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ, कि प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट है उसके कारण इन्वायरमेंट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जो एलिमिनेट या मिनिमाइज करता है एडवर्स इम्पैक्ट को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के। कहते हैं ये एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो होती है उनके बारे में देखता है कि वो एनवायरमेंट को हार्म करके तो नहीं कर रहा है कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये इंकरेज करता है एडेप्टेशन ऑफ मिटिगेशन स्ट्रेटेजी इन द डेवलपमेंट प्लान, जो मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज होती है उनमें कहते हैं, उनमें क्या कहते हैं, डेवलपमेंट लाने के लिए, इसके लिए ये वर्क करता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते। अगला एडिटोरियल है सुडान ट्रबल्स, कि द कंटिन्यूइंग वायलेंस इज द रिमाइंडर ऑफ द टास्क ऑफ रिस्टोरिंग पीस अमंग एथनिक ग्रुप्स। कि जो ये सूडान में, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो सूडान है इसकी कैपिटल क्या है। सूडान की कैपिटल का नाम आपको बताना है, कैपिटल आपको बताना है कि कैपिटल कौन सी है सूडान की। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सूडान की कैपिटल क्या है। जो कंट्री का डिक्टेटर है उमर उमर अल बशीर जो है, क्या कहते हैं, कंट्री का सूडान का डिक्टेटर जो है, तो उसमें भी वहाँ पे वैसे ही चल रहा है कि वहाँ पे भी लोग कहते हैं मांग कर रहे हैं कि वो अलग हो जाए, सूडान अलग हो जाए। और क्या कहते हैं इसीलिए मांग की जा रही है, जैसे हांगकांग में क्या कहते हैं प्रोटेस्ट होता है कि चाइना से अलग होने के लिए, वैसे ही सूडान में भी कहते हैं प्रोटेस्ट चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा वायलेंस है वहाँ पे, पीस पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। इस पैंडेमिक के समय भी ऐसा हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा सोचने की बात है। और ये बहुत सालों से चला आ रहा है वहाँ पे, तो ऐसा क्या कहते हैं इसमें बताया गया। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कहते हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए सूडान की कैपिटल ये सब, क्योंकि न्यूज़ में तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ये सब याद करने की बात है बस। चलिए अगली एडिटोरियल हम लोग देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है एन अपॉर्चुनिटी टू हार्म रीशेप हेल्थ केयर। ये हम लोग ने कई बार देखा है कि हेल्थ केयर, जैसे ये पेंडेमिक में जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण हम लोग हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को कितना इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन कुछ स्टेट्स ने इम्प्रूव किया, कुछ स्टेट्स ने का इम्प्रूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं था। इम्प्रूव सभी ने किया, लेकिन कुछ स्टेट्स ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को। और क्या कहते हैं, वो लोग सालों से वर्क भी कर रहे थे कुछ स्टेट्स, तो उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी, लेकिन जिन स्टेट्स की नहीं हो पाई हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसमें वही बताया गया है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे
कहते हैं वहाँ पे इंडियन के हेल्थ केयर सेंटर जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है, जिसके कारण जो कोई भी पेशेंट जाता है तो उनमें बहुत महंगाई है कि बहुत ज़्यादा फीस ले लेते हैं, रूम की कहते हैं ले लेते हैं। तो उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे हम लोग एपिडेमिक को से लड़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि कई कमी है, कई हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कहीं 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 तो बहुत दूर दूर जाना पड़ता है लोगों को, अपने उनकी सिटी में हॉस्पिटल ही नहीं है जो कोरोना से लड़ सके, तो उनको दूसरी सिटी जाके इलाज कराना पड़ा है, ऐसा इसमें भी है। इसमें भी कहा कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की भी बहुत ज़रूरत है। जैसे जो इमरजेंसी डिसीजेज हैं, जैसे हार्ट की हो गई या क्या कहते हैं आपको लंग की, या कोई भी हो, जैसे कैंसर हो गया, तो उन सब डिसीज़ पर इस वक्त हॉस्पिटल्स में उतना तेज़ी से इलाज नहीं चल रहा, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त इस पैंडेमिक कंट्रोल करने के लिए पूरी गवर्नमेंट लगी है, पूरा हॉस्पिटल स्टाफ लगा है। तो नॉर्म जो इमरजेंसी डिसीजेज है और जो हैं वो क्या कहते हैं उन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा इसमें बताया गया है। इसमें ये भी कहा गया कि डॉक्टर्स की कमी है कुछ जगहों पे, बेड्स की, क्या कहते हैं इन सब की भी कमी के कारण भी हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत डैमेज हो रही है। इस पूरी न्यूज़ में यही दिया गया, हम लोग ने कई बार इसे किया है, चैलेंजेस को क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स को कई बार कर चुके हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं। एडिटोरियल आता है, नीडेड अ मैप फॉर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, कि एक मैप होना चाहिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, इसमें कहा गया है। इसमें कहा गया है कि वही कि जैसे हमने देखा कि इंडिया की इस वक्त फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा डैमेज है, जैसे उसके साथ जैसे उसके हर कंट्री के जो नेबरिंग कंट्री है उसके साथ उतने अच्छे कनेक्शन नहीं रहे। जैसे चाइना के साथ जब से ये एलएसी पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो हुआ, स्टेटस को मोन्टो हुआ, जो कहते हैं स्टैंड ऑफ हुआ चाइना का, उसके बाद से वो उनके साथ भी कनेक्शन हमारे ट्रेडिंग में किसी में भी अच्छे नहीं है। जैसे नेपाल के साथ भी हुआ, जैसे वो उनका नया मैप कि उन्होंने कुछ साइट्स इंडिया की अपने मैप में जोड़ लिए तो उसके कारण, और श्रीलंका के साथ भी जैसे उन्होंने चाइना का साथ दिया है, उन्होंने कहा कि चाइना सही है, तो उसके कारण श्रीलंका से भी हमारे उतने अच्छे कनेक्शन नहीं रह गए। बांग्लादेश ने भी सिटीजन अमेंडमेंट जो बिल पास हुआ उसके बाद उनके कनेक्शन भी हमारे साथ इंडिया के साथ उतने अच्छे नहीं हैं। अफगानिस्तान और ईरान ने तो अलग कर ही लिया कि रेलवे लिंक प्रोजेक्ट जो था उसमें इंडिया की पार्टनरशिप हटा दी, क्योंकि इंडिया की फंडिंग उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। क्या कहते हैं इंडिया फंडिंग कर ही नहीं रहा था उन लोगों को, तो उन लोगों ने इंडिया को हटा के चाइना को ज्वाइन कर लिया उसमें। तो क्या कहते हैं इस कारण से कई फॉरेन पॉलिसी है उससे इंडिया को डैमेज हो रहा है, ऐसे इसमें बताया गया है। चलिए हम लोग अलग से फॉरेन पॉलिसी को देख लेते हैं, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को। हम पूरे न्यूज़ का जो ये एडिटोरियल का लिखा है इसको अलग से ही आंसर, क्या कहते हैं आंसर मेकिंग के रूप में हम लोग दे रहे हैं, आप उसमें पढ़ सकते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 6 ब्रॉड फेजेज में है। इंडिया फॉरेन पॉलिसी 6 ब्रॉड फेजेज में समझाई जा सकती है। पहला फेज हम लोग देखते हैं। पहला फेज आता है 1947 से 1962 के बीच में। ये एक ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट पीरियड था। दिस पीरियड इज मार्क्ड विद सेटलिंग ऑफ बायपोलर वर्ल्ड, कि बायपोलर वर्ल्ड की स्टैब्लिशमेंट के समय कि उस वक्त यूएसए और यूएसएसआर ही सिर्फ था, जो दो पावरफुल एजेंट जो उस वक्त स्टेट्स है वो यही दोनों थे। क्या कहते हैं ये उस वक्त डायल्यूशन ऑफ द सॉवरेनिटी बिल्ड इन इकोनॉमी एंड कॉन्सुलेट इंटीग्रिटी। उस वक्त इंडिया चाहता था कि उसकी सॉवरेनिटी मेंटेन रहे, इकोनॉमी को बिल्ड कर सके और इंटीग्रिटी को और कुछ ज़्यादा कंसोलिडेट कर सके। उस वक्त क्या कहते हैं इंडिया ने काफ़ी अच्छा क्रिटिकल रोल अपनाया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, नैम का, 1961 में, विच मी विच मार्क द पीक ऑफ थर्ड वर्ल्ड सॉलिडिटी। उस वक्त वो पीक था थर्ड वर्ल्ड सॉलिडिटी का, तो उस वक्त नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इंडिया का बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि ना वो यूएसए के साथ था ना यूएसएसआर के साथ। सेकेंड फेज आता है 1962 से 1971 के बीच, डिकेड ऑफ रियलिज्म एंड रिकवरी। ये रियलिज्म और रिकवरी का था। 1962 वॉर के बाद इंडिया में प्रेगमेटिक चॉइसेस ऑन सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। इंडिया ने कई प्रेगमेटिक चॉइसेस किए सिक्योरिटी और पॉलिटिकल चैलेंजेस के ऊपर। इंडिया ने कई एक्सटर्नल प्रेशर भी सहे, जैसे टास्केंट एग्रीमेंट जो हुआ 1965 में, जो फ्रॉम द यूएस एंड यूके, ये एक्सटर्नल प्रेशर थे कश्मीर के ऊपर। तो कई एक्सटर्नल प्रेशर भी इंडिया को फेस करने पड़े उस वक्त। और क्या कहते हैं जैसे उस वक्त भी द एग्रीमेंट डिड नॉट कंटेन अ नो वॉर पैक्ट और एनी रिन्यूअल ऑफ पाकिस्तान एग्रेशन इन कश्मीर। उस वक्त उस लेकिन एग्रीमेंट में कोई वॉर के बारे में नहीं कहा गया था कि नो वॉर कुछ होगा, ऐसे कुछ नहीं कहा गया था। और इंडिया नाउ स्टार्टेड डिटली टूवर्ड यूएसएसआर, और उसके बाद से इंडिया यूएसएसआर की तरफ थोड़ा बेंड करने लगा था। फिर तीसरा फेज था
1971 से 1991 तक ग्रेटर इंडियन रीजनल असर्शन, इंडिया ने उसका काफ़ी ज़्यादा हार्ड पावर दिखाया और बांग्लादेश लिबरेटेड बांग्लादेश इन द इंडिया पाकिस्तान वॉर इन 1971। उसने बांग्लादेश को अलग कर दिया। इंडिया पाकिस्तान वॉर जब हुआ 1971 के बाद उसने अलग कर दिया बांग्लादेश को। इंडिया ऑल्सो फेस सैंक्शन फ्रॉम यूएस एंड इट allies आफ्टर कंडक्टिंग अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट इन 1974। जो 1974 में पोखरण टेस्ट पहला हुआ था, फिर दूसरा कब हुआ था, आप पॉज करके वीडियो बताएं कि दूसरा पोखरण टेस्ट कब हुआ था, जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था, किस डेट पे हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो पॉज करके आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो पोखरण टेस्ट दूसरा हुआ था न्यूक्लियर टेस्ट वो कहाँ पे हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो आप वीडियो लाइक कर दें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, कहते हैं पोखरण टेस्ट हुआ पहला 1975 और इन्होंने एक पीसफुल वे में किया था। उसके बाद यूएसए की कहते हैं हर नज़र थी इंडिया के ऊपर कि वो न्यूक्लियर टेस्ट ना कर पाए। फिर फोर्थ फेज में 1991 से 1998 में सेफगार्डिंग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो यूनिपोलर वर्ल्ड था, पूरा तरह यूएसए के ऊपर पूरा वर्ल्ड क्या कहते हैं डिटरमाइंड हो गया था। पूरा इंकरेज इंडिया टू चेंज इट्स अप्रोच टू वर्ल्ड अफेयर्स की, उसी ने पूरे इंडिया को चेंज किया कि उसकी अप्रोच वर्ल्ड अफेयर के खिलाफ। फिर उसके बाद न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ पोखरण 2 1998 में, 11 में 1998 को पोखरण टेस्ट 2 हुआ था। दिस इज अ पीरियड वेयर टू एंगेज द यूएस, इसराइल एंड एशियन कंट्रीज मोर इंटेंसिव। उस वक्त इंडिया ने ये यूएसए, इसराइल और एशियन कंट्री के साथ मैच किया। फिर फिफ्थ फेज आता है 1998 से 2013 तक, इंडिया अब बैलेंसिंग पावर। उस वक्त इंडिया एक बैलेंसिंग पावर हो चुका था। इससे ये देखा गया था, इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन द इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, जो 123 एग्रीमेंट की डील हुई थी इंडिया यूएस के बीच में, उसके द्वारा देखा जा सकता है कि इंडिया एक बैलेंसिंग पावर बन चुका था। फिर आता है सिक्स फेज 2013 से अभी तक, जो एक एनर्जेटिक इंगेजमेंट है। इसमें कई इंडिया की पॉलिसी चेंज हुई है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चेंज हुआ है, मल्टी अलाइनमेंट हुआ है। और इस वक्त इंडिया इज अमंग द मेजर इकनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड इज़ वन फैक्टर, कि इस वक्त एक मेजर इकनॉमी है पूरे दुनिया में, इंडिया भी एक। इंडिया इज विलिंग टू शेप की ग्लोबल नेगोशिएशन, कि इंडिया की विलिंगनेस है जो है ग्लोबल नेगोशिएशन को चेंज करने की, उसके कारण भी ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंडिया का एक पार्ट है इंडिया का वर्ल्ड लेवल में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, एनआईए क्वेश्चन शिवानस्कर फॉर 9 आवर्स इन केरला गोल्ड के, जो केरला गोल्ड केस है उसमें एनआईए ने शिवानस्कर से पूछताछ की। इसमें इंपॉर्टेंट है एनआईए। चलिए हम लोग एनआईए को देख लेते हैं। एनआईए एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कहते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 के दौरान लाई गई थी। ये क्या कहते हैं, इसके एम्प्लॉय की सेंट्रल एजेंसी है जो देखती है सारी वर्क सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर, स्मगलिंग जो थी उसके खिलाफ, और कहते हैं जो ट्रीटीज़, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स होते हैं उसके ऊपर। इसका ऑब्जेक्टिव ये भी है कि टेरर को ख़त्म करना है। एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी के रूप में भी वर्क करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, इसकी कई ब्रांचेस भी हैं, जैसे लखनऊ हो गया, मुंबई, कोलकाता, यहाँ पे इसके ब्रांचेस भी हैं। इसका जब 2019 में इसका अमेंडमेंट किया गया, नई अमेंडमेंट बिल पास हुआ 2019, उसके बाद इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंसेस रिलेटेड टू काउंटरफेयर करेंसी, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, और कहते हैं जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होते हैं उसके खिलाफ भी ऑफेंसेस में वर्क करना। इसमें एक स्पेशल कोर्ट भी होती है जो पूरा क्या कहते हैं जजमेंट देती है, जो एनआईए का कहते हैं वो इन्वेस्टिगेट करके आते हैं। वो डायरेक्ट डिसीजन हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है केस के ऊपर। और क्या कहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन राइज होता है इनके जुरिडिक्शन में, स्पेशल कोर्ट में, तो क्या कहते हैं उसका डिसीजन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। चलिए अगली न्यूज़ आती है, पीएम केयर्स फंड्स कैन नॉट गो टू एनडीआरएफ, की जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है उसमें ये पीएम केयर्स के फंड नहीं जा सकते, ऐसे इसमें बताया गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे पीएम केयर्स फंड जो है उसके चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरमैन कौन होते हैं, और उसमें क्या कहते हैं उसके मेंबर कौन कौन है, उसके मेंबर्स के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। चलिए क्या कहते हैं अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, जीएसटी सेस फॉल्स 42% शॉर्ट इन FY20 के, FY20 में जीएसटी सेस फॉल हुआ है 42%। आप कमेंट सेक्शन बताएं कि हमने जीएसटी कई बार देखा है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि जीएसटी किस आर्टिकल के द्वारा लाया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किस आर्टिकल के द्वारा लाई गई थी 2016 में, आपको बताना है किस आर्टिकल को मेंशन करना है किसके द्वारा ये जीएसटी लाया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज़रूर क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को, जिससे हम आप भी क्या कहते हैं हमारे आंसर राइटिंग में जुड़ सकें। 12 बजे आज क्वेश्चन क्या कहते हैं अपलोड कर दिया जाएगा। आप शाम तक कहते हैं शाम 8 बजे तक आप अपने 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 आंसर वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। एक क्या कहते हैं ग्रुप या क्या कहते हैं एक नंबर और दे दिया जाएगा, उस पर आप क्या कहते हैं सेंड कर सकते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू वेरी मच।